हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार शर्मा 12th क्लास की केमिस्ट्री में आज सॉलिड स्टेट के लेक्चर 3 में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, आज इस बारे में तुमको पूरा बताया जाएगा। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तुम जानते हो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिससे कि निश्चित जियोमेट्री का शेप जनरेट होती है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा किस तरह का है, पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है या एटम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह का है और उसके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्वालिटी को अफेक्टेड करता है। जैसे मैं ले लूं आयोडीन है तो वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, सल्फर वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, कैम्फर ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ड्राई आइस ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, आइस ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, NaCl वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, कोई भी मेटल्स एलॉयज वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ग्रेफाइट डायमंड ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इन सबकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं और उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है। ये सब चीजें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को अफेक्टेड करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है, इस आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ nature of constituent particles and binding forces between them, crystalline solids are classified into following groups। कौन कौन से ग्रुप हैं? नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 2 आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 3 मेटेलिक सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फोर्थ
कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पार्टिकल्स की नेचर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए? 4 ग्रुप में क्लासिफाई किए गए। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, है ना। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम किसको लेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो फर्स्ट molecular solids constituent particles कौन से होंगे? पार्टिकल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स। और इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा? बाइंडिंग फोर्स कौन से होंगे? वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्सेस होंगे। वान डर वाल फोर्सेस। तुमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक कैसे होते हैं? नॉन पोलर। और दूसरे कैसे होते हैं? पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और ये पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की नेचर के हिसाब से तुमने 11th में वान डर वाल फोर्सेस कौन से पढ़े थे? कौन कौन से पढ़े थे? एक तो डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? लंदन फोर्सेस। दूसरा कौन था? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरा कौन था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है ना, तुमने 2 केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार की पढ़ी थी, 2 टाइप्स की, है ना, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग और पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर हमारी बॉन्डिंग नॉन पोलर है तो उनके बीच में बाइंडिंग फोर्सेस जो होगा वो वान डर वाल फोर्स क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाएगा। अगर हमारा मॉलिक्यूल्स पोलर है तो उनके बीच में जो वान डर वाल फोर्सेस होगा वो या तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा या हाइड्रोजन। तो इनको हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर डिवाइडेड into 3 subgroups. कौन कौन से? ए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स,
molecular solids. B, polar molecular solids. C, hydrogen bonding. Molecular solids. तो हम पहला कौन सा डिस्कस करेंगे, इनको शॉर्ट में इनको डिस्क्राइब कर देंगे, है ना, करेंगे कि ये कैसे होते हैं, इनकी क्वालिटीज़ कैसी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। तो पहला लेते हैं हम एक ए नॉन पोलर molecular solids. Non-polar molecular solids constituent particles are either no, है ना, are either atoms of noble gases. कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन. Are either atoms of noble gases or non-polar molecules. तुमको 11th में पढ़ा था कि केवल है ना केमिकल बॉन्डिंग अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में होती है, अर्थात ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या डिफरेंस बहुत कम है, या जिनका डाइपोल मोमेंट है ना, मोमेंटम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंटम 0 है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते थे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, लाइक N2, O2, Cl2, P4, S8, CH4, CO2 etc. CO2 किसके रूप में पाया जाता है? ड्राई आइस. The binding forces between them are weak dispersion or London forces. ये सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना. The general properties of these solids are: first, low MP melting point and boil point. Second, gas or liquid at room temperature. थर्ड, कैसे होते हैं ये
सॉफ्ट होते हैं। फोर्थ, और कैसे होते हैं ये, है ना, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरल प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद में हम क्या लेते हैं, बी, पोलर मॉलिक्यूलर। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें बस अंतर क्या है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्ड जिनके एटम्स के बीच में बना हुआ है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, या मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, है ना, जीरो नहीं होता, अधिक होता है, जैसे, है ना। तो कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल SO2, HCl एटसेट्रा, है ना। बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है, बाइंडिंग फोर्स इज between them are dipole interaction। ये जो है which is dispersion forces या लंडन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होता है, which is comparatively stronger than dispersion forces। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लो एमपी और बीपी तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, बट कंपैरेटिवली higher than that of non-polar molecular solids। ये भी गैस और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इजीली लिक्विफाई होते हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उनसे ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कम सॉफ्ट होते हैं और बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा लेते हैं हम सी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पहली बात तो ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहाँ पर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जो मॉलिक्यूल्स पोलर होगा, और पोलरिटी किसके द्वारा पैदा होगी, जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम से अटैच होगा, जैसे या तो ऑक्सीजन से अटैच हो, या फ्लोरीन से अटैच हो, या नाइट्रोजन से अटैच हो। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना होगी,
है ना, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन से अटैच होगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर polar molecules having H atoms bonded to more electronegative एटम्स, कौन कौन से, लाइक NOF। फॉर एग्जाम्पल NH3, ये मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड के है ना, बॉन्डिंग के द्वारा एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए तुमने देखा होगा ये एक्सेप्शनल केस है कि फॉस्फो है ना, फॉस्फीन और NH3 है ना, N और P एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। फॉस्फीन इजीली लिक्विफाई नहीं होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, H बॉन्डिंग से एसोसिएटेड होते हैं। NH3, H2O, HF एटसेट्रा। बाइंडिंग फोर्सेस क्या होते हैं, बाइंडिंग फोर्सेस जो होते हैं वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरल प्रॉपर्टीज है ना, इसमें इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो किससे ज्यादा होते हैं, देयर MP and BP are comparatively higher than previous two molecular solids। कौन कौन से, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कैसे होते हैं, गैसेस और volatile liquids at room temperature। और कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नॉन कंडक्टर की जगह पर लिख देता हूँ पुअर कंडक्टर, दैट मीन्स they can be conductor by adding impurity। अब आते हैं, जैसे वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो, एसिड या बेस मिला दो तो वो कंडक्टर बन जाता है ना, क्योंकि अपनी पोलरिटी की वजह से उनको वो आयनाइज कर देते हैं। अब दूसरे, तो ये किसका डिस्कशन चल रहा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। मॉलिक्यूल्स की नेचर के आधार पर और उनकी बाइंडिंग फोर्सेस के अकॉर्डिंग इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का दूसरा टाइप लेते हैं, आयनिक सॉलिड्स।
आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स कौन सा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, अपने आप पता पड़ रहा है कौन से होंगे? आयंस। आयंस किसे कहते हैं? जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन कहेंगे, जिसको हम कैटायन कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव आयन या एनायन। पार्टिकल्स आर आयंस, पॉजिटिव या कैटायन एंड एनायंस। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो एनायन। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स या जो इंटरेक्शन होता है वो कौन सा होता है? कूलम्बिक फोर्सेस होता है, या दूसरी भाषा में ये कहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा? बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन cations and anions are electrostatic force of attraction, जिसे हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, in solid NaC, Na plus and Cl minus are arranged in a particular manner in 3-dimensional space किस तरह से? in 3-dimensional space to gain maximum electrostatic attraction। तो और याद रखना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसा होता है? स्टैटिक अट्रैक्शन इज कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर एंड नॉन डायरेक्शनल। कहने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल है, यहां पर इसके चारों ओर नेगेटिव रखे हुए हैं, तो ये सबको अट्रैक्ट करे, सबको अट्रैक्ट है ना। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये आपस में सेम जो है रिपेल करेंगे, है ना। ये सबको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से होना चाहिए अट्रैक्शन के रिपल्सन कम हो और अट्रैक्शन ज्यादा हो, जिससे कि वो है ना आयनिक सॉलिड स्टेबल हो सके। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? आर। नंबर 1, कैसे होते हैं? सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, और कैसे होते हैं? हाई एमपी एंड बीपी, और कैसे होते हैं? ब्रिटिल एंड हार्ड, और कैसे होते हैं? इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, in solid state, but conductor in molten state, or सॉरी। तो अब बात ये आती है कि सॉलिड स्टेट में तो कैसे होते हैं? ये बेड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में या मॉल्टेड स्टेट में कैसे होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इनके आयंस हैं भाई, कंडक्टिविटी तब तक शो नहीं करेंगे जब तक आयंस मूव नहीं करेंगे। पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर मूव करे, नेगेटिव आयन एनोड की ओर मूव करे, तभी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे। और सॉलिड स्टेट में आयंस स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। और सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में वही आयंस कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, है ना, फ्री होते हैं, इसलिए वो आसानी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे इजीली शो देयर मूवमेंट टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। अब तीसरा टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, मेटेलिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप मेटेलिक सॉलिड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल आयंस। ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मेटल्स की केमिकल डेफिनेशन भी यही है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच गिव पॉजिटिव आयंस। मेटल आयंस and free and C of free electrons. Free electrons, binding force, बाइंडिंग फोर्सेस कौन होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयंस and C of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं? इस अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड, है ना।
So this electrostatic attraction is also strong, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कंडक्टर of electricity in both solid and molten state। जबकि आयनिक सॉलिड भी कंडक्टर थे, लेकिन वो मॉल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन में थे, सॉलिड स्टेट में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनमें और इनमें एक अंतर है, उनमें और इनमें एक अंतर है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते थे वो आयंस के मूवमेंट के द्वारा, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिविटी है ना, कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं वो किसके द्वारा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल for ductility, malleability, metallic luster, etc. Third, high MP and BP. Fourth, solid at room temperature except मरकरी को छोड़ करके ये कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। अब इसमें एक बात सोचने की है, इसमें मैं तुम्हें यहाँ पर ये समझाऊंगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं तुम्हें C of free electron model of metals। ये कोई मेटल क्रिस्टल है, इसमें ये मेटल एटम्स अरेंज हैं। मेटल एटम्स अरेंज हैं। तुम जानते हो कि मेटल एटम्स की क्या तारीफ है? तुमने पहले पढ़ा है केमिस्ट्री की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है मेटल्स की, कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन कब बनाएगा? जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करेंगे आसानी से? जब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मेटल एटम्स
easily release valence electrons to produce मेटल पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या कहते हैं, केर्नेल। केर्नेल को हम दूसरी भाषा में इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का मतलब है कि वो गड्ढा जहाँ पर बाहर चारों ओर से कोई चीज भरे आकर के, तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से इनकी ओर दौड़ते हैं, भागते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे समुद्र में पानी भागता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड valence electron to produce metal positive ions, these released electrons are known as free electrons, which flow throughout metal crystal like वाटर इन सी। जैसे समुद्र में पानी इक्वेटर की ओर दौड़ता है, गड्ढे की ओर दौड़ता है, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ मैट की उसकी ओर दौड़ता है ना, इसलिए इसको हम केर्नेल इक्वेटर कहते हैं। इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, हेंस मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स are called as sea of free electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो ये क्या हो गए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेटल आयन। मेटल आयन तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स attracts metal ions uniformly from all directions, और this attraction is called, इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि बस मेटल्स और आयनिक सॉलिड में यही अंतर है केवल कि वो आयनिक कंडक्टर हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर हो जाते हैं, सॉल्यूशन या मॉल्टल स्टेट में ही कंडक्टर हो जाते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर समय मौजूद रहते हैं, इसलिए ये मॉल्टन और सॉलिड स्टेट दोनों में कंडक्टर होते हैं। दूसरा ये है कि आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं यहाँ से, लेकिन ये कैसे होते हैं, डक्टाइल और लस्चरस होते हैं, है ना। तो अब हम इनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों ही देखेंगे मेटेलिक सॉलिड्स में।
और आयनिक सॉलिड्स में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों ही देखेंगे। तो सिमिलरिटीज बिटवीन आयनिक एंड metallic solids. First, in both binding forces are electrostatic attractions. Number 2, both are conductor of electricity. Both are conductor of electricity. Third, both have high MP and BP. Fourth, both are solids at room temperature. ये तो क्या है सिमिलरिटीज, और डिसिमिलरिटीज क्या है इनके बीच में? डिसिमिलरिटीज क्या है? पहला तो अंतर यही हो गया ionic solids are conductor in molten state or solution. यहाँ पे ये लिखा देता हूँ, ionic solids are ionic conductor but metallic solids are electronic conductor. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दूसरा आयनिक सॉलिड्स are hard and brittle but metallic solids are ductile and malleable. Third, ionic solids are non-lustrous. But metallic solids are lustrous. ये डिफरेंसेस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम अब लास्ट टाइप पर आते हैं, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। फोर्थ, कोवैलेंट और नेटवर्क
सॉलिड्स। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आर द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। बाइंडिंग फोर्सेस कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। तुम जानते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड is a directional bond. Therefore, तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे एक निश्चित डायरेक्शन में, जैसे कार्बन है 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके बीच में यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे इसने 4 बनाए, फिर ये 4 बनाएगा, फिर ये 4 बनाएगा, फिर ये 4 बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, है ना। इस तरह से क्या होता है कि ये नेटवर्क चारों तरफ से बढ़ता चला जाता है ना। ये नेटवर्क चारों तरफ से बढ़ता चला जाता है, अर्थात एक बहुत बड़ा कोवैलेंट बॉन्ड का नेटवर्क, जितने एटम्स मौजूद होंगे उन सबके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनते चले। और जैसे जैसे नए एटम्स आते चले जाएंगे उनके भी बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता चला जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ डायमंड का। तुम जानते हो डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। डायमंड छोटा भी होता है, डायमंड बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। क्यों? क्योंकि जितनी जैसे जैसे कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रल मैनर में उससे अरेंज होते चले जाएंगे, डायमंड उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, है ना। डायरेक्शनल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड is a directional bond, therefore by the formation of covalent bond between atoms, a network of covalent bond is generated and giant molecule is formed. Thus resultant solid is called, क्या कहलाता है? कोवैलेंट। कोवैलेंट क्यों कहलाया? कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। और नेटवर्क क्यों कहलाया? कोवैलेंट बॉन्ड का नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड,
कोवैलेंट बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of these solids are: first, very high MP and BP. Number 2, very hard, बहुत हार्ड होता है, very hard except graphite. कैसा होता है? which is soft. इसकी अलग बात है, ये सॉफ्ट क्यों होता है, ये 9th में पढ़ चुके हैं। थर्ड, bad conductor of electricity, but ग्रेफाइट कैसा होता है? एक एक्सेप्शन है, तो आज इस लेक्चर में हमने तुमको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में क्लासिफाई किया है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट दें, अपने सुझाव दें, सजेशन दें। लेक्चर 4th में, अगले लेक्चर में हम लेक्चर 4th में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे, जैसे लैटिस किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, उन यूनिट सेल के हिसाब से क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल की जियोमेट्री का शेप कैसे बनती है, ये सब तुमको बताया जाए। ठीक है।